आप सभी ने ऐसा ऑब्जर्व जरूर किया होगा, जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं तो जिस भी वाहन में हैं, हम बस में, कार में, मोटरसाइकिल पे, तो जैसे ही ब्रेक लगते हैं हम आगे को जाते हैं और जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करता है हम पीछे को जाते हैं। प्लस आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे चद्दर है, अगर आपने उसको ऐसे झाड़ा या कपड़ों को ऐसे झाड़ा तो वो साफ हो जाते हैं या कुछ ना कुछ उसमें से धूल निकल जाती है। या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे किसी चीज का कैच लेना है तो कैच लेते टाइम अगर हमने डायरेक्टली ऐसे पकड़ना चाहा तो हमें ज्यादा चोट आएगी, और अगर हमने उसका टाइम बढ़ा दिया, लाइक कैच को ऐसे लिया, तो हमें चोट कम लगेगी। ऐसे ही आपको मान लेते हैं टीचर मार रहा है, टीचर जब ऐसे डंडा मार रहा है आपको या कोई चीज मार, और अगर आपने उसी डंडे के साथ थोड़ा सा क्या किया कि मोमेंटम को उसके साथ दे दिया, थोड़ी चोट कम लगती है, हालांकि लगती तो उतनी है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं या ये कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं या क्यों हो रहा है ये फिनोमिना, उसको समझेंगे हम लोग आज के इस चैप्टर में जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूलिंग फिजिक्स में, और आज हम समझेंगे लॉज ऑफ मोशन को। तो कहीं भी मोशन अगर हो रहा होगा तो वहां पे फोर्स जरूर होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी मोशन जरूर हो रहा होगा तो एक फोर्स जरूर होगा। हालांकि इस बात की जितनी भी आपकी थ्योरीज हैं उनको मैं समझाऊंगा आपको इस वीडियो में, तो बने रहना, पूरा लास्ट तक जरूर देना, आपको बहुत सारी फैसिनेटिंग चीजें आपको पता चलेंगी। तो जैसे समझना, लॉज ऑफ मोशन के लिए मैंने क्या बताया कि मोशन का होना जरूरी है सबसे पहले तो, और मोशन के लिए क्या जरूरी है कि फोर्स रिक्वायर्ड है। कभी भी हम जब अर्थ पे हैं तो मूव कराने के लिए, जैसे हमें कोई भी चीज मूव करानी है तो उसको हमें धक्का देना पड़ेगा या कांस्टेंट एक फोर्स चाहिए ही चाहिए जिससे वो मूव करेगा। इतनी सी बात हमें समझ में आई। तो फोर्सेस जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर फोर्स की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक कांटेक्ट और एक नॉन कांटेक्ट। अगर हम नॉन कांटेक्ट की बात करें, आपसे कहें कि भाई एग्जांपल बताओ कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है और कांटेक्ट फोर्सेस क्या हैं, तो देखो कांटेक्ट फोर्सेस कौन से फोर्सेस होंगे जिनमें हम उस बॉडी को, मान लेते हैं हमें कार को धक्का देना है, स्टार्ट नहीं हो रही हो तो हमें कार को धक्का देना है या किसी भी चीज को धक्का देना है, मान लेते हैं टेबल को खिसकाना है या कोई भी चीज खिसकानी, तो हमें क्या है उस टेबल को पकड़ना पड़ेगा। पकड़ना पड़ेगा मींस कांटेक्ट हुआ। तो ऐसे फोर्सेस जब आपको डायरेक्टली बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होगा वो कैसे फोर्सेस कहलाएंगे? कांटेक्ट फोर्सेस। जनरल एक एग्जांपल जो सबसे सिंपल सा है आपका वो है फ्रिक्शन, जिसका मैंने आपको बताया था कि फिसल क्यों जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि कभी फिसल क्यों जाते हैं, तो फिसल जाने के पीछे का रीजन ये होता है कि जो कांटेक्ट फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अस वो कम हो गया, मींस फ्रिक्शन क्या हो गया? कम हो गया। तो फ्रिक्शन आपका एक कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है, और प्लस किसी भी बॉडी को आप धक्का दे रहे हो तो वो कौन सा फोर्स होगा? कांटेक्ट फोर्स होगा। फिर बात आती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स को फंडामेंटल फोर्स भी कहा जाता है कि ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर के, इनके बिना नेचर का बनना संभव नहीं है। आपका फ्रिक्शन नहीं हो, कोई चीज नहीं हो, नेचर फिर भी एग्जिस्ट करेगा। बट अगर हम बात करें नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की, तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में जनरली चार फोर्सेस आते हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। पहला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में मैं चैप्टर के लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक। दूसरा आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसके बारे में हम थोड़ा सा भी आपको डिफाइन कर रहे हैं। तीसरा अगर आपका कहा जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। और चौथा आपका होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फंडामेंटल फोर्स है नेचर के, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो ध्यान देना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें पता है कि कोई भी दो बॉडीज होंगी उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ग्रेविटेशनल पुल के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इनके द्वारा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है एक दूसरे को बनाते हैं तो एक फोर्स अप्लाई होता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट से लगाया जाएगा, या कह सकते हो कि हम लोग अगर बनाना चाहें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तो वो सोलेनॉइड के फॉर्म में आपका जो इलेक्ट्रो मतलब आपने एक कॉइल को लपेटा और फिर वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट देगा वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। यूज कहां होता है अगर आप सिंपल सा नॉर्मल वे में समझेंगे
तो जैसे आयरन के साथ बहुत सारी चीजें मिक्स हों तो आयरन मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जनरली सेपरेशन के लिए यूज कर लिया जाता है इसको, और बहुत सारे यूजेस हैं आपका। जितनी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको दिखाई दे रही है सब किस पे वर्क कर रही, इसी पे वर्क कर रही है। बहुत सारे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तो पूरा स्पेक्ट्रम है, उससे जो फोर्स लगता है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां पाया जाएगा, न्यूक्लियस जो है ना एटम का। वैसे देखना सुनना कितनी बड़ी फैसिनेटिंग चीज है, उसको एक बार में समझते हैं कि एटम का जो साइज है, अगर हम ऐसे समझें कि एक फुटबॉल ग्राउंड है या एक क्रिकेट ग्राउंड है मान लेते, उस क्रिकेट ग्राउंड में एक छोटा सा पत्थर लिया आपने, उस क्रिकेट ग्राउंड में बीच में कहीं सेंटर में एक छोटा सा पत्थर डाला, उस पत्थर के बराबर साइज होता है न्यूक्लियस का एज कंपेयर टू जो मतलब एटम का जो साइज है उसके कंपैरिजन में इतना छोटा सा साइज होता है। और उसके अंदर उसके अंदर जो प्रोटॉन है, सुनना, उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो एम्बेडेड हैं, या कह सकते हो वो अंदर है। एम्बेडेड तो वो वर्ड उन्होंने रदरफोर्ड ने यूज किया था, आप यूज करना कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स है साथ में न्यूट्रॉन्स भी हैं। छोटी सी जगह है, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1836 टाइम्स बिगर है। अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर 1 है तो प्रोटॉन का मास होगा 1836 टाइम्स, मतलब 1836। और इतना बड़ा साइज होने के बावजूद बहुत छोटी सी जगह में रह रहा है, तो एक रिपल्सन लगेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपल्सन लगाते हैं, बट ड्यू टू देयर वाइब्रेशंस, प्रोटॉन के ही वाइब्रेशंस के कारण और न्यूट्रॉन के वाइब्रेशंस के कारण वो एक एनर्जी को बनाते हैं, और उस एनर्जी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। वो एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, उसके कारण वो एक फोर्स उसको बना के रखता है। वही बाइंडिंग एनर्जी किसको बना के रखता है, न्यूक्लियस को बाइंड अप करके रखता है। और वो जो फोर्स बाइंड अप करके रखे हुए उसी का नाम होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर ये नेचर में नहीं होगा तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर ये एक पल को हट जाए तो हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो आपका है, समझना, वो बेसिक है ये मान लो, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। सबसे शॉर्ट रेंज कह सकते हैं आप, क्योंकि ये लग न्यूक्लियस में रहा है, बट ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। इतनी सी बात आई। और वीक न्यूक्लियर फोर्स किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में लग रहा है, जैसे हमारा हाथ है, कोई भी चीज है, हम लोग जो बने हैं, पूरा एटम का जो संरचना है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स से बनी है। तो इनमें से कोई फोर्स अगर गायब होगा तो हमारी जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो नेचर है, वो ही खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कांटेक्ट फोर्स, और ये हो गए आपके क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। तो सबसे पहले हुआ क्या था कि एक साइंटिस्ट थे अपने भारत के, वैसे तो हम लोग महर्षि बोलते हैं उनको, उनका नाम था अरस्तु। एरिस्टोटल इंग्लिश में लिखा जाता है। तो अरस्तु ने ये बताया, जो हमने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, कि किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो अरस्तु ने अपनी बुक में लिखा था कि अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन है उसका, वैसे संस्कृत में बोला था उन्होंने, मतलब संस्कृत में लिखा था उन्होंने। बट उसके बाद आए आपके गैलीलियो। गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप बना लिया, गैलीलियन टेलीस्कोप बोला जाता है उसको। और उस टेलीस्कोप के द्वारा उन्होंने क्या किया, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की पोजीशंस को मार्क किया, और उन पोजीशंस के थ्रू ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए। और उन ऑब्जर्वेशंस में ये पाया कि जो सन है वो फिक्स है और अर्थ उसके अराउंड चक्कर लगा रही है। पहली बात तो ये उन्होंने ही बताई थी। फिर क्या हुआ कि जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया कि यार ये प्लेनेट के पीछे धक्का कौन दे रहा है, प्लैनेट्स को कोई धक्का नहीं दे रहा है। तो ये रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं या ये मूव क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात उन्होंने ये प्रूफ, मतलब उन्होंने दिमाग में उनके आई कि यार कोई तो चीज है जो इन चीजों को मोशन में रखे हुए है। और जब वो उस पर वर्क करते रहे, समझने का प्रयास किया, तो उन्होंने एक नया वर्ड बताया, इनर्शिया। उन्होंने ही वर्ड बताया था क्या आपका, इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है अगर हम उसको समझें, तो इनर्शिया वर्ड जो है उसका जो मीन है वो अगर हम देखें तो एक वर्ड है आपका इनर्ट, और फिर IA लगा दिया गया। इनर्टनेस की ताकत को कह सकते हैं इनर्शिया बोला जाता है। अब इनर्टनेस क्या होती है, इनर्ट बिहेवियर क्या होता है, अगर हम इसको समझें तो हम लोग इनर्ट उसको बोलते हैं जिसको हम जैसे मान लेते हैं, इनर्ट बिहेवियर कहा जाता है कुछ लोगों का जो अपने आप से मतलब रखते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका समाज से लेना देना नहीं होता, तो कहा जाता है बड़ा इनर्ट है वो। या कभी दादाजी लोग या बुढ़ापे वाले लोग होते हैं ना,
उनसे कोई भी बात, बच्चे उधम कर रहे हैं उनको गुस्सा आएगी, मतलब उनको इसके अलावा कोई ले रहे थे, उनको चाहिए शांति, उनको क्या चाहिए, शांति चाहिए सिर्फ। तो वही चीज जो है वो है इनर्ट्स, मतलब इनर्टनेस है, वो चीज क्या है आपकी, इनर्टनेस। ऐसे ही इनर्ट गैसेस होती है केमिस्ट्री में, वो 18th ग्रुप जो एलिमेंट है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, चाहे आप जो कुछ करो। इनर्टनेस का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो समाज में होते हैं साधु संत, उनको किसी से नहीं लेना देना, आपकी धन संपदा से नहीं लेना देना और कुछ नहीं। इनफैक्ट उनको, बहुत सारे संत मैंने ऐसे भी पाए हैं जिनको भोजन की भी इतनी चिंता नहीं है, आजीविक मतलब जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए है उनको, तो वो मांग आंग के कैसे भी खा लेंगे। और कुछ ऐसे बाबा भी आपने पाए होंगे जो आते हैं, वो कहते हैं मुझे पैसे ही चाहिए, मुझे आटा चाहिए, नहीं हम श्राप दे देंगे। तो ऐसे बाबाओं को पहले तो अवॉइड करना है यार, सोचना नहीं उनके बारे में ज्यादा, क्योंकि कोई भी चीज नेचर में जो है ना वो आपको भी उतना ही सपोर्ट करती है जितना उनको करती है। और जो इंसान इतनी छोटी सी चीज पे विचलित होकर आपको कुछ भी बोल रहा है तो उसको थोड़ा सा आप अवॉइड ही करना। तो समझना, इनर्ट कौन है, जिनका बिहेवियर किसी भी चीज के लिए चेंज ना हो। अब इस चीज को, इस वर्ड को दिया था किसने, गैलीलियो ने, और उन्होंने अपना पहला लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। और वो दिया एक्चुअली प्लैनेट्स को अपने दिमाग में रख के दिया था कि कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट में, सुनना इसको मैं बोल रहा हूं इसको आप लिखना, कि कोई भी बॉडी है उस पे अगर आपने, या जब भी लिखना हो आपको डिफाइन करना हो पेपर में, तो आप इसको सुन के भी डिफाइन कर सकते हो, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, क्योंकि आपको समझ में अगर आ गया तो आप डेफिनेट सी बातें लिख के आओगे। तो सुनना, तो गैलीलियो ने यह कहा था कि कोई भी बॉडी है उस पे अगर फोर्स ना लगाया गया तो वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी। मतलब एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन। मतलब जब अगर वो मूव कर रही है कोई बॉडी तो वो मूव करती रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। क्या कंसीडर करके लिखा था इन्होंने, प्लैनेट्स के मोशन को इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि पीछे से कोई धक्का नहीं दे रहा है। हम लोग को भले ही बताया गया कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे सधी हुई है, रखी हुई है या रिवॉल्व कर रही है, आज तक हमें उसका कोई लॉजिकल, साइंस को कोई एक लॉजिकल क्या नहीं मिला है, क्लू नहीं मिला है जिसको वो प्रूफ कर पाए कि हाँ वो शेषनाग का फन कहाँ पे है, किस जगह एग्जिस्ट कर रहा। क्योंकि अर्थ के चारों तरफ से हम लोग फोटोज ले चुके हैं बाहर जाके, बट ऐसा कोई शेषनाग हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। होपफुली वो ग्रेविटी हो सकती है सन के अराउंड, जो सन आपका एक ग्रेविटेशनल पुल दे रहा है जिसके कारण वो मूव कर पा रही है, तो वो चीजें अलग हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आया। लॉ ऑफ इनर्शिया के बाद जो मेन चीज होती है, लॉ ऑफ इनर्शिया को दिया था किसने, गैलीलियो ने। उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया को ही जब न्यूटन साहब आए तो इन्होंने इसका नाम लिखा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना। अब सुनना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या ऐड किया उस चीज को थोड़ा सा और याद रख लो, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, मतलब है सेम चीज। इन्होंने, न्यूटन ने जब इसको बताया तो इन्होंने कहा कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, उसके लिए ये वैलिड है। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्सपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इतना सा किसने कहा, आपका न्यूटन ने कहा। और वो था इनका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको डिफाइन किया गया था किसके बेसिस पे, इनर्शिया। इनर्शिया को आप ऐसे समझ सकते हो, इनर्शिया को ऐसे समझ सकते हो जैसे आप बैठे हुए हो या आप चल रहे हो या जो भी कंडीशन है, अगर जैसे दौड़ते दौड़ते एकदम से रुक जाओ तो आप क्या होगा, गिर जाओगे। बैठे बैठे या खड़े हुए हो आप और आपको कोई धक्का दे दे तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप गिर जाओगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, गिर जाओगे, अगर आपकी रिफ्लेक्सेस अच्छी नहीं है तो। अब अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किसी बस में हम लोग बैठे हैं और वो बस चल रही है जब तक, तब तक तो हम बिल्कुल आराम से बैठे हैं। क्योंकि हम उस बस का पार्ट नहीं है, तो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो होगा क्या कि हमारी बॉडी को आदत थी क्या, रेस्ट में रहने की। किसके साथ, बस के साथ रेस्ट में थी। अब बस मूव कर रही थी तो बस का जैसे ही मोमेंटम चेंज होगा तो हम क्या होगा, आगे को चले जाएंगे। क्योंकि बस का मोमेंटम रुक रहा है बट हमारा मोमेंटम नहीं रुका, तो क्या होगा, हम आगे को लीन कर जाएंगे, फर्दर आगे वाली सीट से हो सकता है टकरा जाए। और अगर हम लोग जैसे उसने मोशन स्टार्ट किया तो क्या होगा, हम पीछे को आएंगे। ये दोनों एग्जांपल हुए आपके किसके,
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। और बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको पेपर में लिखने में आसानी हो। जैसे कभी आपने कैरम खेला है, कैरम में जैसे स्ट्राइकर आपने मारा तो अगर 2-3 ऐसे ऐसे असेंबल करके रखा हुआ है आपने, तो जो भी जिस कॉइन में लगता है स्ट्राइकर वो कॉइन निकल जाता है बिकॉज, और बाकी पूरे एज इट इज रख जाते हैं उसी के ऊपर, बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऐसी चद्दर को झाड़ा तो होगा क्या कि चद्दर के जो पार्टिकल है ना वो उसके पार्ट नहीं है। मान लेते जो डस्ट है, डर्ट है, जो भी चीज है उसका वो पार्ट नहीं है। अगर वो उसमें एडहेसिव प्रॉपर्टी ज्यादा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कोई निशान है पेन से बना दिया, बोलिए पेन इसका पार्ट, इंक इसका पार्ट नहीं थी। अरे एडहेसिव प्रॉपर्टी को छोड़ देना। तो जैसे ही आपने झाड़ा, जो चीज उससे अलग हो सकती है वो तुरंत क्या हो जाएगी, सारा मोमेंटम चद्दर में ट्रांसफर होगा, तो वो चीज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, साफ हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जहां पे आपकी थोड़ा सा पार्ट निकल जाए आगे, उनको आप क्या कह लोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल बना के कभी भी पेपर में लिख के आ सकते हो। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, तो इसको मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया था वो ये दिया था कि यार कभी भी जैसे हमने फोर्स लगाया, सुनना, जब हमने फोर्स लगाया, पहला लॉ क्या था कि जब भी कभी हम फोर्स लगाएंगे तब उस बॉडी का मोमेंटम जो होगा, ऐसे कहा था ना उन्होंने कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एक्सपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मींस कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उस चीज में चेंज आता है। उस चीज को उन्होंने किसमें बताया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है, सबसे पहले वर्ड अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझना है तो इसके लिए सबसे पहला वर्ड जो समझना है वो समझ लेना चाहिए हमें लीनियर मोमेंटम। क्या समझ लेना चाहिए, लीनियर मोमेंटम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, और फॉर्मूला होता है इसका m इंटू वी। फॉर्मूला इसका क्या होता है, m इंटू वी। ऐसे समझ सकते हो जो इनर्सिया है ना, इट इज बिकॉज ऑफ मोमेंटम। इनर्सिया जो है ना, पहले जो हमने पढ़ा है, इनर्सिया इज बिकॉज ऑफ मोमेंटम। जिस बॉडी का इनर्सिया ज्यादा है उसका मोमेंटम भी उतना ज्यादा होगा, उसका मोमेंटम भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि इनर्सिया डिपेंड करता है एक्चुअल में उसके मास पे और वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी ज्यादा है ना तो भी उसका इनर्सिया क्या है, ज्यादा है, और अगर उसका मास ज्यादा है तो भी उसका इनर्सिया क्या है, ज्यादा है। अगर वो मूविंग बॉडी है और अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट में रखी हुई है, तो वो ओनली डिपेंड करता है मास पे, कि कितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा उसका क्या होगा, इनर्सिया। अब किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं तो दीवार का इनर्सिया क्या है, ज्यादा, क्योंकि उसका मास ज्यादा, उसका मास ज्यादा है तो हम उसको धक्का नहीं दे पाएंगे। क्लियर बात हुई, समझ में आया। तो मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम, वो भी ऐसे ही है। तो मोमेंटम को ऐसे और समझना कि जैसे बुलेट है, तो बुलेट क्यों धस जाती है शरीर में, उसका रीजन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। मास भले ही कम है पर वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका क्या ज्यादा हो गया, मोमेंटम। और हमारी बॉडी जो सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, उसमें अगर कोई मेटलिक चीज धसेगी तो वो इजिली चली जाती है, इसलिए हमें उस बुलेट के मोमेंटम से क्या होता है, नुकसान हो जाता है, इंसान की डेथ भी हो जाती है। अब समझना, तो लीनियर मोमेंटम बात समझ में आई। लीनियर मोमेंटम क्या, कि एक सीधी रेखा में कोई चीज जा रही है, उसकी जो इनर्सिया की ताकत है, वो अपनी इनर्सिया की ताकत लेके किसी चीज को स्ट्राइक कर रही है, वो चीज क्या कहलाएगी, लीनियर मोमेंटम। वो क्या कहलाएगी, लीनियर मोमेंटम। तो उन्होंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब चाहे आप धक्का दे रहे थे, उसकी रेट ऑफ चेंज, मतलब कोई रेस्ट में था, हमने उसको धक्का दिया कि ये मूव कर जाए, तो उसकी रेट ऑफ चेंज, और चाहे वो मूव कर रही थी उसको रोकने के लिए आपने कोई प्रयास किया, समझना, दोनों के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया और उन्होंने कहा द रेट ऑफ, जो लॉ है उसको समझना, वो लॉ लिख रहा हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied force, is proportional to applied force। हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है इस पे वो डिपेंड करेगा। मतलब कोई चीज आपने धक्का दी, वो कितनी तेज जाएगी ये इस पे डिपेंड करता है कि हमने फोर्स कितना लगाया है। समझ में आई बात, ये बात समझ में आई। तो अब अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं F जो होगा वो बराबर होगा, या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
मास इनटू चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो कोई इनिशियल मोमेंटम रह सकता है, मान लेते हैं इनिशियल होगा m1 u1 या m1 v1। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि v माइनस u, तो ये क्या चेंज इन मोमेंटम नहीं हुआ, मास इनटू ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, आपस में घटाया वही तो चेंज है। और क्या लिखा गया, द रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज में हर जगह एक टाइम वर्ड मान लो हमेशा कि साइलेंट रहता है। जहां कहीं भी ये रेट ऑफ वर्ड लिखा हो, विद रिस्पेक्ट लिखा होगा वैसे तो, अगर नहीं लिखा है तो आपको समझ जाना है कि वहां टाइम रेट की बात करी गई है। तो अपॉन क्या लिख दो आप, टी लिख दो। तो इसी को यहां जो प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये बन के आता है आपका F इज इक्वल्स टू m v माइनस यू, m v माइनस यू अपॉन टी। और हमें पता है फ्रॉम डेफिनेशन, पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बराबर होता है किसके, एक्सेलरेशन के। तो यहीं से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F बराबर ma हमें रट लेना चाहिए। ये फॉर्मूला बहुत सारे 11th क्लास के बच्चों तक को नहीं आता है, पर याद कर लो F बराबर क्या होता है ma। थोड़ा सा रटना है, थोड़ी सी चीजें याद रखनी है, रटना भी नहीं है। आप कह सकते हो कि ये चीजें आपको अगर पता है तो आसानी से आप इसको लिख सकते हो। इसी को एक कैलकुलस मेथड से कैसे लिखा जाता है उसको और समझना कि होता क्या है, फोर्स को बताया जाता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dp अपॉन dt के। dp अपॉन dt जैसे वर्ड क्या है भाई, d मतलब बहुत छोटा सा मोमेंटम, बहुत छोटा सा टाइम, वो डिपेंड करेगा किस पे, फोर्स पे। और p बराबर mv होता है, p बराबर सिंस किसके बराबर, mv के। तो इसी को लिखा जाता है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d बाई dt ऑफ mv, d बाई dt ऑफ mv। m कांस्टेंट होता है जनरली, हमेशा कांस्टेंट होता है। जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, जो हम लोग अर्थ पे जितना मोमेंटम, जितना मास है हमारा और जो वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंग। वैसे तो जो मास होता है ना वो एक्चुअल में होता है m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये रिलेटिविटी की इक्वेशन के लिए आइंस्टीन साहब ने इसको दिखाया था। मास डिफेक्ट ये वर्ड होता है। ये क्या होता है, मास डिफेक्ट, सॉरी मास डिफेक्ट नहीं होता, मास आपका कभी भी जब हम मूव कर रहे होते हैं और हमारी स्पीड, उस मास की स्पीड अगर रिलेटिव हो जाए स्पीड ऑफ लाइट के, जो होती है आपकी 3 × 10⁸, अगर उसके रिलेटिव हो जाए तो जो मास की वैल्यू होती है वो बदल जाती है। मास उस बॉडी का क्या होता है, बदल जाता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d बाई dt ऑफ ऐसे हुआ, तो मास को हम जनरल कॉन्स्टेंट्स में बाहर कर लेंगे तो F इक्वल लगा दे रहे क्योंकि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। तो आपने मास लिखा और dv अपॉन dt, dv अपॉन dt जो होती है वो होती है एक्सेलरेशन। तो यहां से भी F इक्वल्स टू ma। आप चाहे ऐसे लिख के आओ और चाहे आप वैसे लिख के आओ, दोनों में ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये है आपका क्या, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इतनी सी बात समझ में आई कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है आपका F इक्वल्स टू ma। ऐसे याद रख लो या ऐसे याद रख लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें कि एग्जांपल्स क्या होते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, तो देखो ऐसा है, जब भी कभी आपको टाइम बढ़ाना पड़े इंपैक्ट को रोकने के लिए, वहां सेकंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है, या आप वहां बता दोगे कि वहां सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। जैसे कैच ले रहे थे तो कैच लेते टाइम हाथ को क्या करना पड़ा, पीछे करना पड़ा। पीछे करना पड़ा या किया क्योंकि चोट ना आए, तो दोनों ही कंडीशन में आप क्या कह सकते हो कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन वहां है। अब और एग्जांपल्स आप ऐसे सोचना जहां कहीं भी आपके दिमाग में जैसे ही आए कि यार इस जगह क्या हुआ, जैसे बुलेट है, मान लेते गोली मारी किसी ने और हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, तो उसने क्या किया कि टकराई। वो टकराने के बाद क्या हुआ है कि एक प्रकार की लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर होगी, तो उन लेयर्स को जब वो पार कर रही होगी तो धीरे धीरे उसका मोमेंटम क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। और मोमेंटम ब्रेक होने को टाइम मिला, जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना ही कम उसका क्या होगा, इंपैक्ट होगा, उतना ही कम क्या होगा, इंपैक्ट होगा। इतनी सी बात समझ में आई। ऐसे ही मान लेते हैं किसी कांच का ग्लास है, आपने रफ सरफेस पे पटक दिया सीधे, तो चूंकि रफ सरफेस दबेगी नहीं तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। और उसी जगह आप बिस्तर पे फेंक दो उसको, बढ़िया सा होना चाहिए बिस्तर, वैसा ना हो दरी हो, उस पे हो सकता है टूट जाए।
तो आपने जैसे किसी गुलगुली सी सरफेस पे अगर उसको पटका तो क्या होगा, वो कांच का ग्लास टूटेगा नहीं। इट इज बिकॉज कि जैसे वो उस पे गिरेगा तो थोड़ा सा क्या होगा, वो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो फिर वो चीज टूटेगी नहीं। समझ में आया? जैसे अंडा है आपका, अंडा अगर फर्श पे पटक दिया जाए तो टूट जाएगा, बट वही अगर रुई की कोई सरफेस है तो वो नहीं टूटेगा, या सैंड की सरफेस है तो वो उस पे नहीं टूटेगा। ऐसे छत से आप छलांग लगा रहे हो, कूद रहे हो, मान लो ऐसा एडवेंचर करने का मन है, तो अगर आप रुई का गद्दा अद्दा बिछा रखे हैं, जैसे घरों में शादियां होती हैं, सबसे ज्यादा ये ऑब्जर्व किया है मैंने कि घरों में शादियां गद्दे अद्दे आए तो बच्चे कूदने का प्रयास करते हैं, कुर्सियां रखी हैं बड़े ऐसे बढ़िया लगी हुई, वहां से कूदेंगे गद्दों के ऊपर, WWE पूरी वहीं खेल लेंगे। तो अगर वो चोट उस टाइम पे नहीं आ रही, इट इज बिकॉज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इतनी सी बातें आप समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनसे आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बता सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। अब किसकी बात करते हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहा गया कि कभी भी जो फोर्स होगा वो होगा फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। अब इसका क्या मतलब है अकर इन पेयर? इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझना। देखो ध्यान देना कि यार जैसे मान लेते किसी को हमने थप्पड़ मारी तो क्या हमको इंपैक्ट नहीं आया, हमें इंपैक्ट आया। आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कहां ऑब्जर्व करते हो, उस चीज को सुनना। आप एक डंडा लो और लोहे का कोई पोल हो, दीवार हो, उसमें मारो, तो जितनी तेज आप दीवार में मारोगे उतनी तेज आपको एक झटका महसूस होगा, उतनी ही तेज आपको क्या है कि झटका महसूस होगा। मतलब आपने फोर्स लगाया था दीवार पे, लेकिन फिर भी एक फोर्स ट्रांसफर हुआ और उसने इंपैक्ट आपको किया। बात समझ में आई? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। तो जितना फोर्स हम किसी के ऊपर लगाएंगे उतना ही इक्वल फोर्स हमारे ऊपर लगेगा। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, समझना कि जैसे हम मान लेते हैं अर्थ के ऊपर खड़े हैं और हमने अर्थ पे कोई फोर्स लगाया, मतलब हम खड़े हैं तो हमने एक फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं, तो जितना फोर्स हमने अर्थ पे लगाया है उतना ही फोर्स अर्थ ने हम पे लगाया है। बट अगर अर्थ मूव नहीं कर रही है, मान लेते हैं हम ऊपर उछले और हम नीचे को आए, हम क्या हुआ, नीचे को आए और एक फोर्स लगा, तो अर्थ डिस्प्लेस नहीं हुई, हम सिर्फ डिस्प्लेस हुए। तो रीजन बिहाइंड दैट इज कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा और उसका इनर्शिया क्या है, बहुत ज्यादा है, तो वो डिस्प्लेस नहीं होती और हम डिस्प्लेस हो जाते हैं। बात समझ में आई कि हमने किसी चीज को धक्का दिया तो वो अगर डिस्प्लेस नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां फोर्स नहीं है, फोर्स वहां है, बस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी वो चीज डिस्प्लेस नहीं होती है। बट अगर दोनों बॉडीज डिस्प्लेस जहां होती हैं उनकी बात करें तो एग्जांपल वाइज हमें याद रखना चाहिए कि आपको जब समझाना है तो बताना, जैसे बोट है, कभी आप गए होगे नदी में या जहां भी आप गए हो, तो जब चढ़ते हैं ना और उतरते टाइम अगर वो बंधी ना हो, बोट अगर बंधी ना हो, तो अगर आप उतरोगे तो हो सकता है आप गिर जाओ। ऐसी भी रील्स या शॉर्ट्स आपने देखी होंगी कि इंसान नाव से कूदने का प्रयास करता है और वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। बिकॉज कि नाव जिस चीज पे खड़ी है वो चीज मतलब सॉलिड नहीं है, जिस चीज पे वो तैर रही है वो सॉलिड नहीं है। तो आपने जैसे ही फोर्स को कहीं भी आगे जाने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, हम पीछे को उस चीज को धक्का देते हैं, जैसे अर्थ को हम पीछे को धक्का देते हैं तब हम आगे को जाते हैं, ऐसे आगे को बढ़ते हैं ना। तो जैसे हम नाव पे वो फोर्स लगाते हैं तो होता क्या है, हम आगे को चले जाते हैं, तो नाव पीछे को चली जाती है। और अगर हमने ज्यादा फोर्स लगा दिया और टाइम रुक गए नाव पे ही, तो होगा क्या, हम पानी अगर वहां है तो हम पानी में ही गिर जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कोई भी एग्जांपल दे सकते हो कि किसी को मुक्का मारते हैं तो हमें भी मुक्का महसूस होता है। ऐसे पंच बैग है तो पंच बैग से अगर पंच बैग पे मारते हैं भले ही, पर हमें भी चोट आती है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका भी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके बाद इनसे रिलेटेड बहुत सारे आपको क्लूज पूछे जाएंगे, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली ये पूछे जाते हैं कि बताओ कहां कहां पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन दे रखा हो रहा है। वहां 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उनको आपको ऑब्जर्व करना रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो या फिर इसी का एक और लॉ क्या लिखा जाता है कि मतलब जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, व्हेनेवर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, देन an equal and opposite force is also apply on
अस, हमारे ऊपर एक इक्वल और अपोजिट फोर्स भी लगता है। तो जब भी कभी फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होगा तो बॉडी ए अगर किसी पे जितनी फोर्स लगा रही है, बॉडी बी भी उतने उस पे फोर्स लगाएगी। हमेशा ये बराबर होगा, इक्वल फोर्स लगेगा। हमेशा कैसा लगेगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ऐसे याद रखना है आपको, कैसा फोर्स लगेगा? इक्वल एंड अपोजिट। अब चलते हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है आपका? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इस चीज को समझना। जब इन्होंने फोर्स के ऊपर वर्क कर रहे थे, या कह सकते हो न्यूटन जब बहुत सारी, अगर अच्छा एक चीज और जोड़ दूं यहां, अगर आपसे ये कभी पूछा जाए कि इतिहास में सबसे समझदार या सबसे टैलेंटेड साइंटिस्ट कौन हुआ है, तो आप बता देना नो डाउट आइजैक न्यूटन। क्योंकि न्यूटन ने अपनी जितनी भी थ्योरीज देनी थी, जितनी भी चीजें करनी थी, एट द एज ऑफ 26-27 उन्होंने ये सारी चीजें कर ली थी। लाइक क्या क्या कर लिया था, अगर हम उन चीजों की बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ पुलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कैलकुलस, पूरी मैथमेटिक्स, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, और आपका स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और बहुत सारी चीजें किसने कर ली थी? आपकी न्यूटन ने कर ली थी। एट द एज ऑफ 27 वो इन सब चीजों के ऊपर वर्क कर चुके थे। तो आईक्यू के मामले में या किसी भी मामले में न्यूटन सबसे आगे है। हम लोग अपने बचपन में ऐसे बात किया करते थे कि न्यूटन के ऊपर एक सेब गिरा और उसने इतनी सारी थ्योरीज लिख दी, तो एक्चुअली वो सब बेकार है। बट उस टाइम पे ऐसा बोला करते थे कि उस टाइम सेब ना गिर के वो पूरा पेड़ गिरा होता और न्यूटन निपट गया होता, तो हम लोग परेशान ना होते। अच्छा सुनना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? एक्चुअल में न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी दो बॉडीज हैं, उनके मासेस मान लिए, एक का m1 ले लिया और एक क्या क्या ले लिया, m2 मासेस हैं। उन्होंने कहा कि इनके सेंटर से जो इनकी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को उन्होंने r ले लिया। जनरली इनके पास था एक एपरेटस जो कैवेंडिश ने बनाया था। उस एपरेटस के द्वारा बहुत छोटा सा माइन्यूट फोर्स भी ऑब्जर्व किया जा सकता था, टॉर्शनल बैलेंस उसको बोला गया। उस एपरेटस से इन्होंने मासेस को रखा, उस हिसाब से ऑब्जर्व किया ये कितने ग्राम का मास है, ये कितने ग्राम का मास है, और उस मास के हिसाब से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्जर्व किया, और कई सारे ऑब्जर्वेशंस किए जब, तो इन्होंने ये पाया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इन दोनों मासेस के बीच में, कोई भी दो मासेस हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स में वो ऑब्जर्वेबल है, हम लोगों में ऑब्जर्वेबल नहीं है। लाइक मैं और ये डिजिटल बोर्ड है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बट अर्थ का ग्रेविटेशन इतना ज्यादा है कि ये वाला नेग्लेजिबल है, उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर उनमें से एक मास भी बड़ा है तो भी फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर दोनों मासेस बड़े हैं तो और ज्यादा फोर्स लगेगा। मतलब फोर्स इनके प्रोडक्ट, मतलब जो इनका मास का प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस ऑब्जर्व क्या कर रहे थे कि जैसे ही वो ये डिस्टेंस बढ़ा रहे थे तो फोर्स एकदम शार्पली घट रहा था, लगभग स्क्वायर टाइम्स क्या हो रहा था? घट रहा था। तो उन्होंने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको अगर हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिखें तो ये लिखा जाएगा फोर्स इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ऑन रिमूविंग साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वी यूज अ कांस्टेंट g। हम एक कांस्टेंट g यूज करते हैं जिसका नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स बताई उन्होंने कि ये क्या होगी? फिक्स होगी, और उस वैल्यू को बोला गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो। और g इक्वल्स टू उन्होंने बताया 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। अब इसकी अगर हमें यूनिट लिखनी है, यही यूनिट लिखना सीखना, ध्यान देना, ये g है, ये fr स्क्वायर होगा अपॉन m1 m2 होगा कि नहीं होगा? fr स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो फोर्स की होती है न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऐसे करके आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ये आपको जानकारी होगी, इसीलिए मैंने पिछले वाले जब F=ma बताया उसमें बताना थोड़ा भूल गए। इसका अगर फोर्स का कभी डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? ml2t -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूले आगे आएंगे 11th क्लास में, अभी नहीं है आपके पास, बट अगर 11th क्लास वाले लोग देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। mlt-2 पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अब इतनी सी बात समझ में आई। ये तो है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी मदद से अगर हम चाहें,
इसकी मदद से अगर हम चाहें तो फोर्स निकाल सकते हैं किसी बॉडी पे कितना लग रहा होगा। अब बॉडीज को ले लेते हैं, ये 1 किलोग्राम की बॉडी ले लें, 1 किलोग्राम का कोई मास ले लें, उस मास को अर्थ की सरफेस पे रखें तो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। चलो अच्छा, इसको करो आप, इसको कमेंट करना आप कि कितना आया। क्वेश्चन है आपके लिए कि कैलकुलेट फोर्स, क्वेश्चन है आपके लिए कैलकुलेट फोर्स, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। मास ऑफ अर्थ आपको दे दे रहा हूं मैं, मास ऑफ अर्थ होता है, मास ऑफ अर्थ की बात करें तो वो होता है आपका 6 इंटू 10⁻24 kg, 6 इंटू 10 क्या 24 kg me लिख लो इसको। और रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो उसको RE लिख लें आप, वो होती है आपकी 6400 किलोमीटर। इसका जरा आप आंसर मुझे कमेंट में जरूर देना। और दूसरा जो मास लिया गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट MO बोल दे रहा हूं, वो 1 kg का लिया गया। आप जब इसको आंसर करोगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पीछे बताई 6.67 इंटू 10⁻11, जब आप इनको सबको रखोगे तो एक फोर्स की वैल्यू आएगी, फोर्स की एक वैल्यू आएगी, उसको आपको कमेंट करना है। बट मैं आंसर आपको फिर भी बता दे रहा हूं, कमेंट जरूर कर देना, लेकिन वो होगी आपकी 9.8 के आसपास। जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 9.8 की आसपास आएगी। यही होता है ग्रेविटी का फोर्स, यही किसका होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो 9.8 के हिसाब से लगता है। अगर हमारा मास 10 kg है तो उसमें कितना 9.8 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो 98 kg आपका वेट निकल के आ जाता है। वेट ही फोर्स के बराबर होता है। मास और वेट में क्या अंतर होता है, उन चीजों को भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा सुनना, इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद क्या किया जाए, ध्यान देना, इसके बाद क्या किया जाए कि अगर हमें ग्रेविटी की ही वैल्यू पता करनी, ऐसा समझना, इसके लिए एक फॉर्मूला डराइव करते हैं, क्या क्या एक डेरिवेशन कर लेते हैं, और फिर क्या होगा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप फिर कर लोगे। थोड़ा इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि आप सब कर पाओ। ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं कोई एक मास है, किसी भी प्लेनेट के ऊपर रखा हुआ है, उस प्लेनेट की कोई आपको रेडियस दे दी गई, उस प्लेनेट की क्या दे दी गई, आपको रेडियस दे दी गई। अब मान लेते हैं इसके ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं कितना है, स्मॉल m, और इस बड़े से प्लेनेट का मास क्या मान लेते हैं, कैपिटल M। इस बड़े से प्लेनेट का मास क्या मान लेते हैं, कैपिटल P, कैपिटल M। और फिर आपसे कहा जाए कि भाई वैल्यू ऑफ ग्रेविटी बताओ, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, अगर उसको कैलकुलेट करना है, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान देना, अगर हम अर्थ की बात करें, ऑन अर्थ की बात करें, तो इस मास को me ले लूं, इस मास को मैं me ले लिया, वो ऑब्जेक्ट का मास है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है G me लिखूं, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन RE स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, क्योंकि सरफेस पे ही रखा होगा, सरफेस पे ही रखा होगा कि नहीं रखा होगा, ये होगा। ऑल्सो अगर इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी की बात करें तो फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mg। फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mg एक वेट होता है जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ लगा करता है, मतलब रेडियस के अलोंग ही ये फोर्स लग रहा होगा। तो एक तरफ से ये फोर्स ऐसे लग रहा है, अगर हम इन दोनों फोर्सेस को बराबर कर लें कि ये किसके बराबर होगा, तो आप क्या करोगे कि mg इक्वल्स टू क्या बनेगा, mg इक्वल्स टू g MEM अपॉन RE स्क्वायर, MEM अपॉन RE स्क्वायर। ये हुआ, m से m आपका कट गया, बचा क्या, GRE स्क्वायर, या जो स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला निकल के आया, किसी भी प्लेनेट के लिए वैलिड है। अगर ये मास ऑफ अर्थ की जगह मास ऑफ प्लेनेट दे दिया है, रेडियस ऑफ प्लेनेट दे दिया जाए, तो आप ग्रेविटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। तो GM, प्लेनेट की जगह मैं P लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, P कोई भी प्लेनेट होगा उसकी, और रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट का स्क्वायर, ऐसे निकलता है G। और आपके लिए क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G एट अर्थ। हालांकि आपको इसका आंसर मालूम है, बट आप इसकी कैलकुलेशन करना तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर रैंडम कोई भी प्लेनेट हो, एक क्वेश्चन और समझना, अब ये प्लेनेट का नाम नहीं पता, मुझे वैल्यूज नहीं पता, मैं आपको ऐसे रैंडम बता रहा हूं, आपको इसका कमेंट करना, इसका आंसर कमेंट करना। जो लोग कमेंट करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे आप जानो, बहुत सारे लोग तो यहां तक वीडियो देखते हुए आएंगे भी नहीं, पर जो लोग आएंगे उनके लिए है ये कि मान लेते हैं कोई मास ऑफ प्लेनेट आपको दे दिया गया, 6 की जगह मान लेते हैं 9 दे दूं, 9 इंटू 10⁻23 इतने किलोग्राम का है,
रेडियस बता दी गई उस प्लेनेट की कि वो है आपकी, मान लेते हैं 3500 किलोमीटर। आपसे बताओ कि आप जी की वैल्यू उस प्लेनेट पे क्या होगी, ठीक है ना, आप उसको कैलकुलेट करके बताना। एक और क्वेश्चन आप एक और क्वेश्चन लिखना कि मास ऑफ प्लेनेट आपको दे दिया गया, मान लेते हैं 10 इंटू 10⁻25 kg, और रेडियस ऑफ प्लेनेट आपको दे दिया गया, मान लेते हैं 7000 किलोमीटर, और आप जी की वैल्यू कैलकुलेट करना। और मुझे ये जरूर बताना कि अगर ये प्लेनेट ए है और अगर ये प्लेनेट बी है, तो किस प्लेनेट की ग्रेविटी अर्थ से ज्यादा है, किस प्लेनेट पे ग्रेविटी अर्थ से ज्यादा है और किस प्लेनेट पे कम है। कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। तो आपका इस चैप्टर में इतना ही था, और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं और अटैच कर दूंगा इसके साथ, आप उसकी प्रैक्टिस करो और मेहनत करते रहो। जहां ना समझ में आए वहां कमेंट जरूर करो, और थैंक यू।